गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी में वोल्टेज डिप एंड वोल्टेज सेल के बारे में बात करेंगे। वोल्टेज सेल के साथ एक नाम और आता है वोल्टेज सैग। तो जो वोल्टेज सेल होता है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, यानी कि अगर हम किसी एक ग्राफ या किसी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं और उसकी वैल्यू 100 है और हम उसमें सप्लाई दे रहे हैं तो वो अचानक बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर जा रहा है। सपोज़ जैसे हम लोगों ने 50 वैल्यू कोई दी तो वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर गई 55 टू 60 70, ठीक है। और वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है। तो जो इंक्रीमेंट ऑफ वोल्टेज करंट में आपका दिखाई देता है वो हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज सेल। अब अगर आप किसी ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हो तो आप हमेशा कहते हो कि साइनसोइडल ग्राफ लेते हैं। साइनसोइडल ग्राफ को अगर लेते हैं तो हम अगर उसकी एक वैल्यू रख दे रहे हैं 5, तो अगर हम वोल्टेज सेल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर गई, 5 टू 10 इंक्रीज़ कर गई, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? बहुत कम होगा। लेकिन अगर वोल्टेज सेक की बात करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किटेड होती है, जिसकी वजह से उसमें डिफरेंस आ जाता है। यही दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। और अगर हम वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो हम लोग वोल्टेज एंड करंट एंड टाइम के बीच में ही प्लॉट कर सकते हैं और पावर और टाइम के बीच में ही प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको डिफ़ाइन करना हो तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि अगर वोल्टेज सेल हो रहा है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, ठीक है, तो जो टेम्परेरी वोल्टेज राइज होता है वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, ठीक। अगर इसी को हमें अभी फिगर के थ्रू हमें डिस्क्राइब करना हो तो अभी देखते हैं कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम इसको लिखते हैं तो लिखते हैं वोल्टेज डिप्स एंड वोल्टेज सेल को कि स्वेल एंड इंक्रीजेस टू बिटवीन, पर यूनिट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं 1.1 PU एंड 1.8 PU इन RMS वोल्टेज। अगर वोल्टेज होगा तो फिर किस साथ में होगा? करंट एट द पावर फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन फ्रॉम 0.5 to 1 मिनट। अगर इसी को सेकेंडरी पॉइंट में हमें देखना हो तो हम लिख सकते हैं इन द केस ऑफ, अगर किसी केस को हम बता रहे हैं, अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड केस कोई बताया था जिसको हमने कहा था कि बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो उसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। तो लिख सकते हैं इन द केस ऑफ वोल्टेज सेल ड्यू टू सिंगल लाइन टू ग्राउंड। कौन सा? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द सिस्टम। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा? बहुत बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा होगा किसी एक पॉइंट से। ये भी हो सकता है कि 5 से लेके 555 तक चला जाए। पहले एक कंटिन्यूएशन टाइम तक हमारा चलता चला जा रहा है वोल्टेज, लेकिन उसके बाद क्या हो जाए, अचानक से वो बहुत बढ़ जाए। तो लिखेंगे द रिज़ल्ट इज ए टेम्परेरी। कौन सा वर्ड यूज़ किया है हमने? टेम्परेरी, यानी कि अचानक बढ़ने वाला, ठीक है, या सडन लिख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी वोल्टेज राइज ऑन द अनफॉल्टेड फेज which last
for the duration of the fault। ठीक है, जो आपको बताया था वही हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, जो हो रहा है दिस इज शोन इन द फिगर, दिस इज शोन इन द फिगर। ठीक है, अगर इसको फिगर के थ्रू हमें दिखाना हो तो मैंने क्या कहा था, अचानक से कोई वैल्यू बढ़ जाती है। और ग्राफ जो बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, एक टाइम होगा हमारा, टाइम को, ठीक है, एक वोल्टेज होगा, वोल्टेज को हम परसेंटेज में दिखा देते हैं। ठीक, अगर हम कह देते हैं 0, 90, 95, ठीक है, 100, 105, 10, 15 और ये 120। ठीक है, 0.05, 0.1, 15, 0.25, 0.3। पहले तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू चल रही थी, कब तक चल रही थी, सपोज करिए यहाँ तक चल रही थी, उसका देख सडन चेंज हुआ और ये फिर से अपना उसी कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे हो रहा है जो चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वोल्टेज स्वेल ड्यू टू सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, अब ये जो सेल होता है, ये क्या होता है, वेरी लार्ज लोड इसमें यूज होता है। क्या होता है, वेरी लार्ज लोड, जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक उसमें सडन चेंज आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे वोल्टेज स्वेल कैन आल्सो बी by the de-energized of a very large load। ठीक है, और सेम अगर इसी को हमें और डिफाइन करना हो तो लिख देंगे इट में cause breakdown of components आगे लिखेंगे on the power supply of the equipments through the effect may be cumulative effect। It can control problems
and hardware failures in the equipments due to overheating that could result to shut down also electronics and other sensitive equipments to damage due to voltage swell. ठीक है, क्या हुआ था, एक सडन चेंज हुआ था किसमें, वोल्टेज में। कैसे हुआ था, लोड की वजह से हो रहा था। और वो जो सडन चेंज हो रहा था, या तो उसको आप कुछ टाइम के लिए कह सकते हैं, या तो आप क्या कह सकते हैं कि लोड के ऊपर डिपेंड हो गया था। ठीक है, लेकिन सैग में भी यही सेम कंडीशन आती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट से हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसी को हमें लिखना हो वैल्यू में, तो हम लोग लिखेंगे वोल्टेज स्वेल, मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन से के लिए कितना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से लिखोगे आप इंस्टेंटेनियस और टेम्परेरी। 1.1 से ही सबसे पहले ही आपको बताया था, 1.12 1.8। ठीक है, अगर ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाना हो, वरना 1.12 1.2 पर यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 to 30 साइकिल्स, और ये हो जाएगा 3 सेकेंड टू 1 मिनट। अगर सेम इसी को और ग्राफ से दिखाना हो, तो आप कैसे दिखा सकते हो, आप इस तरीके से दिखा सकते हो। एक ग्राफ लो, साइनसोइडल का ग्राफ बनाइए, कुछ चेंज हो गया, कुछ और चेंज हो गया। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका टाइम हो गया। देखिए, यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, यानी कि कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है। और ये कैसा चेंज हो रहा है, कोई बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं हो रहा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, जैसे आप वोल्टेज अनबैलेंस को पढ़ते थे, जैसे बैलेंस की कंडीशन होती थी, तो उनके बीच में क्या होता था, इक्वल फेज डिफरेंस होता था। लेकिन यहाँ पे इक्वल फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंस हो रहा है वो आपका जो है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, नहीं शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, अब जो वोल्टेज सैग होता है उसमें क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो अगर वोल्टेज सैग को हमें डिफ़ाइन करना हो, तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज सैग और वोल्टेज 2 वर्ड होते हैं। वोल्टेज सैग को ही वोल्टेज डिप भी बोलते हैं, उसमें डिक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट भी, और क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो वोल्टेज सैग और वोल्टेज डिप इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन रिडक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, इस शॉर्ट ड्यूरेशन रिडक्शन किसमें,
RMS वोल्टेजेस में जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस होता है विच कैन कॉज बाई शॉर्ट सर्किट। ठीक, किसकी वजह से होता है, क्या कारण होते हैं उसके, शॉर्ट सर्किट, और आप कह सकते हो ओवरलोडिंग भी कह सकते हो। ठीक, जितना आपके पास से रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आपने यूज किया तो वो क्या हो जाएगा, आपको तब भी ये प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो अगर हम लोग वोल्टेज सैग एंड सेल को, अब वोल्टेज सेल को तो आपने डिफाइन कर दिया है, वोल्टेज सैग है, तो अगर वोल्टेज सैग को आप डिफाइन करोगे तो लिखोगे ए वोल्टेज सैग, इसी को वोल्टेज डिप भी कहते हैं। ए वोल्टेज सैग और वोल्टेज डिप इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन रिडक्शन इन RMS वोल्टेज, किसमें, RMS वोल्टेज which can be caused by शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरलोड और स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, ये भी किस में हो सकता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर्स हो सकते हैं, आपके पावर लाइंस में हो सकता है, लाइटनिंग में हो सकता है, ट्रांसफार्मर में हो सकता है। ठीक है, जहाँ भी आपका, यहाँ भी कभी बहुत ज़्यादा वो मिनिमम हो सकता है आपका। ठीक है, कभी शॉर्ट ड्यूरेशन जो होगा दोनों में ही क्या होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आगे आप क्या लिख सकते हो, आपने ये आप लिख सकते हो वोल्टेज सैग happens when the RMS वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज तो होगा नहीं, क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिटवीन कितने से कितने परसेंट डिक्रीज हो सकता है, 10 and 19% ऑफ नॉमिनल वोल्टेज फॉर 1/2 साइकिल टू 1 मिनट। ठीक है, अगर इसके फैक्टर्स और कॉज आप देखोगे तो क्या है, वो फैक्टर्स और कॉज, तो फैक्टर्स विच कॉजेज वोल्टेज सैग to happen क्या हो गया, since the electric motors more current when they are starting then
when they are running at their rated speed, starting an electric motor can be a region of voltage sag। दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी और डिफरेंस क्या थे? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात होती है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की बात नहीं होती। यहाँ पर डिक्रीजेज होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, इंक्रीजेज होते हैं। दोनों में वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्क कर रहा है, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में यूज हो सकता है, वो भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग जब होती है तब ये प्रॉब्लम जनरेट करता है। इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं वोल्टेज सैग को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, वोल्टेज डिप कहते हैं। अगर वोल्टेज सैग और वोल्टेज डिप के नाम को आप देखो तो सेम वही, जैसा फ्लक्चुएशन होता था, अनबैलेंस कंडीशन होती थी, सेम वही ये भी है। अगर इन दोनों को देखो तो दोनों में ही क्या हो रहा है, अनबैलेंस कंडीशन की तरह ये वर्क कर रहे हैं, बैलेंस कंडीशन की तरह ये वर्क नहीं कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है, सब कुछ ओवरलोडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अनबैलेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अगर आप इसको और समझने की कोशिश करोगे तो लिख सकते हो, व्हेन ए लाइन टू ग्राउंड fault occurs, there will be voltage sag until the protective switchgear operates। ठीक है, पॉइंट वाइज आइए, अब समझ में आना आसान हो जाता है। सडन किस में चेंज हो रहा है, सडन लोड चेंजेज ये किसके कॉज हैं? सडन लोड का जो चेंज हो रहा है किसके कॉज है, वोल्टेज सैग के या वोल्टेज डिप के। कैन वोल्टेज सैग जो ट्रांसफार्मर में होता है वो कैसे होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफार्मर कनेक्शंस होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अप और डाउन जैसे हम लोग कहते थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन की कंडीशन होती है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन तो कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सडन चेंजेस के ऊपर। हम जिस तरीके से वर्क कराना चाहते हैं उस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक, तो आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफार्मर connections, transformer energize could be another reason for
happening voltage sags, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं। जो वोल्टेज सैग ऐसे लिख लेते हैं, देखिए क्या हुआ। सबसे पहले ये, अगर ये मान लीजिए आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो अगर सेल की कंडीशन होती तो देखिए क्या होता है, ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता, ठीक। किसके किसके बीच में होता, वोल्टेज और वोल्टेज के बीच में या फिर करंट के बीच में, और वर्सेस क्या होता, टाइम होता। लेकिन अगर यही सेल की कंडीशन होती तो सडन चेंजेस जो होते हैं ये तो इक्वल होते, लेकिन ये क्या हो जाता, कभी ऐसे हो जाता, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है। तो अगर इसको आखिरी पॉइंट को आप लिख सकोगे तो लिख सकते हो वोल्टेज सैग्स कैन अराइव फ्रॉम द यूटिलिटी but most are caused by inbuilding in equipments ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले अनबैलेंस की कंडीशन आपने देखी थी। अनबैलेंस की कंडीशन में क्या होता था, जब बैलेंस कंडीशन होता था एसी के ऊपर आप काम करते थे। सबसे पहले पावर क्वालिटी में क्या हुआ था आपका, सबसे पहले पावर क्वालिटी में आपने पढ़ा था पावर क्वालिटी क्या होता है। पावर क्वालिटी होता है कि आपका सेल की कंडीशन होगी, सैग की कंडीशन होगी, डिप की कंडीशन होगी, हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरनेशनल पावर स्टैंडर्ड्स पढ़े। इंटरनेशनल पावर स्टैंडर्ड्स में आपने क्या पढ़े, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पढ़े। उन स्टैंडर्ड्स में आपने क्या देखा, उन स्टैंडर्ड्स में आपने ये देखा कि IEEE 519 से ये फिर उसके एक्ट्स को आपने देखा कि किस एक्ट कब प्रोड्यूस हुआ, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद वो जो है कब से कब तक चला था, उसके बाद वो कब उसका एंड हो गया था। उसके बाद आपने देखा कि उसमें रूल्स रेगुलेशन क्या थे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सब में मसले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। तो जो IEEE स्टैंडर्ड्स बने उस स्टैंडर्ड्स में आपने किया क्या, स्टैंडर्ड्स को डिवाइड कर दिया, कमीशन में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में कर दिया, आपने ड्राइव्स के लिए अलग कर दिया, आपने पावर के लिए अलग कर दिया। तो डिफरेंट मेरे क्या 8 या 10 आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए। उसके फिर रूट रेगुलेशन हो गए, ठीक है। फिर फ्लक्चुएशन और अनबैलेंस की कंडीशन क्या कहती है। फ्लक्चुएशन के नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा होगा। अब इंक्रीमेंट किस में हो सकता है, पावर में हो सकता है, लोड की वजह से हो सकता है, आपका वोल्टेज में हो सकता है, करंट में हो सकता है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आपका फ्लक्चुएशन हो गया, अब बैलेंस अनबैलेंस की बात है। बैलेंस कंडीशन जब होती है तो 120 डिग्री पे ही आपके सारे एंगल्स होते हैं। लेकिन जब अनबैलेंस की कंडीशन होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 120 डिग्री पे आपका एंगल वो हो सकता है, मे बी आपका जो है 150 डिग्री पे हो, 170 डिग्री पे हो, या फिर 45 डिग्री पे ही हो। मतलब उसके बीच के एंगल डिफरेंस जो है इक्वल नहीं हो सकता। वोल्टेज डिप एंड वोल्टेज स्वेल। तो वोल्टेज डिप का मतलब होता है सैग की कंडीशन आ रही है। अब वोल्टेज सैग जो होता है, जो वोल्टेज सैग होता है वो डिप का मतलब डिक्रीमेंट होता है आपका ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, वो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ठीक।
अब वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि अगर किसी की वैल्यू 1 टन रखी गई है तो वो अचानक क्या हो सकती है, कम हो सकती है ड्यू टू लोड की वजह से। जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन की आप बात कर रहे थे, या फिर किसी और सिस्टम की बात आप कर रहे थे। और वोल्टेज सेल में क्या होता है, दोनों में एक ही चीज़ होती है, लेकिन एक में इंक्रीज हो जाता है और एक में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक केस में जब इंक्रीज होता है तो वोल्टेज अचानक फ्लक्चुएट कर जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फ्लक्चुएशन जो पढ़ा था वही इसको आगे हम लोग ने स्टडी किया है। अब वोल्टेज सेल में क्या हो रहा है, अचानक क्या हो जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है या फिर इंक्रीज हो जा रहा है। जब इंक्रीज हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर जा रहा है। जब फ्लक्चुएट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर डिप की कंडीशन आ रही है, वो भी लोड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। अब फिर आपने देखा कि उनके कॉजेस क्या क्या थे, उनके कॉजेस क्या क्या थे, किसकी वजह से हो रहा था, किसकी वजह से नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।